हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही होगी। आज हम टेस्ट नंबर 21 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, 49 क्वेश्चन आपको बोल रहा है द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है टू CH2 इज डन बाय वोल्फ-किस्नर रिडक्शन द रिएजेंट यूज्ड इन। मतलब आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप को आपको CH2 मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो आप कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हो। तो आप सभी जानते हो कि जब वोल्फ-किस्नर रिडक्शन आप यूज करते हो तो उसमें आपकी हाइड्रोजन यूज की जाती है, और हाइड्रोजन के साथ जो सॉल्यूशन का मीडियम होता है वो कौन सा होता है, बेसिक मीडियम होता है। तो अब आपको ऑप्शन में यही चेक करना है कि कहाँ पे हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम उसने लिख रखा है। तो आपका जो ऑप्शन ए है उसी में उसने आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, और फॉलोड बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 50 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद न्यूक्लियोफाइल्स। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि जो चार कंपाउंड आपको दिए हुए हैं इन चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। मतलब यहाँ पे वो आपसे ArSN2 रिएक्शन पूछ रहा है कि ArSN2 रिएक्शन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो आप सभी जानते हो कि जो ArSN2 का रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल। ये हो गया। तो अब आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या चेक करना है कि कौन से एरोमेटिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो चार एरोमेटिक कंपाउंड है, चारों एरोमेटिक कंपाउंड में जो आपको सिमिलर चीज नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है कि बेंजीन 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 बेंजीन, चारों में बेंजीन है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, चारों कंपाउंड में क्लोरीन है। अब देखो इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में अलग अलग जगह पे ऑर्थो मेटा पैरा पे आपके अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक नेचर क्या करना है, चेक करना है। तो जो ए वाले कंपाउंड में आपको जो इस वाले क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा, क्लोरीन ही है। तो इस क्लोरीन का इफेक्ट चेक करना है। इसमें इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है इस पे जो ग्रुप जुड़ रहा है उसका इफेक्ट चेक करना है। इस वाले कंपाउंड में इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है उसका आपको इफेक्ट चेक करना है। और इसमें इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर जो इफेक्ट जो ग्रुप जुड़ रहा है उसका इफेक्ट आपको चेक करना है। तो ए वाले कंपाउंड में जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है वो आप सभी जानते हो कौन सा होता है, -I और आपका +M। लेकिन डोमिनेंट नेचर कौन सा होता है आपका, -I। ये हो गया। अच्छा बी वाले कंपाउंड में बात करूँ तो बी में OCH3 जुड़ रहा है, और आप सभी जानते हो कि मेटा पोजिशन पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। तो इंडक्टिव में OCH3 का जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है आपका, -I होता है। ये हो गया। अच्छा सी वाले कंपाउंड में NO2 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो कौन सा है, -I भी है और कौन सा, -M। लेकिन डोमिनेंट जो नेचर वो कौन सा होता है, -M। ये हो गया। अच्छा डी वाले कंपाउंड में जो CH3 है वो ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है +H और कौन सा, +I। ये हो गया। लेकिन डोमिनेंट कौन सा करेगा आपका, +H। अब देखो आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो नेचर है वो सबसे अच्छा किस में। तो देखो ए में -I से, बी में -I है, सी में -M और डी में कौन सा है, +H। तो +H का रेट तो सबसे कम रहेगा, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर आपका ए और बी और सी में से जाएगा। अब ए बी सी में से देखो यहाँ पे -M और इन दो ऑप्शन में ए और बी में -I, तो जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है वो किसका होता है, -M का, किसके कंपैरिजन में, -I से। तो सबसे जो फास्ट रेट रहेगा वो किसका रहेगा, आपका सी वाले कंपाउंड का। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए बेटा, तो ये है टेस्ट नंबर 21 और मैं लेके आया हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है, और ये AgNO3 से रिएक्ट करके 2 मोल व्हाइट पीपीटी किसका मिलेगा, AgCl का, और 2 मोल बन रहा है, यानी कि 2 Cl के एटम इसके कोऑर्डिनेशन इस चेयर से बाहर है। 2 Cl के एटम, यहाँ 3 एटम बाहर है, यहाँ पे दोनों एटम अंदर है, 1 एटम बाहर है, यहाँ पे 2 एटम बाहर है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये क्योंकि आयनिक वैलेंसी है और ये Ag से रिएक्ट करके AgCl बना के देगी हमको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मतलब करेक्ट स्टेटमेंट वो आपसे पूछ रहा है। तो चारों स्टेटमेंट को पढ़ लो, ABCD जो ऑप्शन दिए हुए। ए में बोल रहा है ग्लूकोज हैज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर एंड फ्रक्टोज हैज पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो देखो आप सभी जानते हो कि जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है वो पायरेनोज होती है, और फ्रक्टोज की कैसी होती है, फ्यूरेनोज। तो अब इसमें से आपको ये ऑप्शन चेक करना है कहाँ ग्लूकोज को उसने पायरेनोज बोल रहा है और कहाँ पे फ्रक्टोज को उसने फ्यूरेनोज। तो ऑप्शन जो बी है उसमें उसने ग्लूकोज हैज पायरेनोज स्ट्रक्चर एंड
फ्रक्टोज हैज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 53। 53 बोल रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटाइन इज, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उसने पूछी। और देखो उसने एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आपको उसने दे रखे हैं, मतलब बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो CH2 पॉजिटिव है उनकी स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो कंपैरिजन करना, तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो सबसे पहले उसमें देखो कि वहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो जो डिफरेंस आपको नजर आएगा, देखो इस कंपाउंड में बेंजीन CH2 पॉजिटिव, इसमें बेंजीन CH2 पॉजिटिव, बेंजीन CH2 पॉजिटिव, बेंजीन CH2 पॉजिटिव, इतना सिमिलर पार्ट है। डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ रहा है, यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ रहा है और यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ रहा है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो आप देखते हो वो क्या होती है कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली किसके होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हो गया। तो आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा, डोनेटिंग में फिर आपको चेक करना होगा कि कौन अच्छा डोनेटिंग नेचर का है। तो जो आपके पी वाले ऑप्शन में आपका जो कंपाउंड है उसमें जो OH ग्रुप है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है कौन सा होता है? +M और -I। लेकिन डोमिनेंट कौन सा नेचर करते हैं? +M। क्यू में कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, आर की बात करें तो यहाँ NH2 है और NH2 का जो इफेक्ट होता है +M और -I। डोमिनेटिंग नेचर कौन सा होगा? +M। ये हो गया। अच्छा, एस वाले में जो है वो कौन सा नेचर है NO2 का? -M और -I। डोमिनेटिंग नेचर कौन सा है? -M। अब देखो प्लस वाले जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो कौन से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और माइनस वाले कौन से हो जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस वालों की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और माइनस वालों की क्या रहेगी? कम। और जिसका ना कोई प्लस है ना माइनस, उसकी उन दोनों के बीच में हो जाएगी। हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी रहेगी आपकी देखो पी और आर की, क्योंकि यहाँ पे +M और वहाँ पे भी क्या? +M। अब दोनों का ही जो इफेक्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन अब आपको क्या चेक करना है कि दोनों में से अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर किसका है? तो आप सभी जानते हो OH और NH2 में NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी वो किसकी रहेगी? आपके NH2 वाले कंपाउंड की। तो आपका जो ऑर्डर अरेंज होगा वो क्या होगा? R की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर P की। अब देखो Q और S में देखो Q पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ना स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी वो किसकी हो जाएगी? Q की। और सबसे कम किसकी हो जाएगी? आपकी S की। अब ये वाला जो ऑर्डर आपके पास आया है इसको आप ऑप्शन में चेक कर लो। तो ऑप्शन में जब आप चेक करने जाओगे तो RPQS आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। 56 हमको कैटलिस्ट दिखाए हुए हैं बहुत सारे और प्रोसेस दिखाए हैं, तो हमको बताना है कि कौन सा कैटलिस्ट किस प्रोसेस का है। ठीक है। फाइनली डिवाइडेड आयरन हैबर प्रोसेस, और आपका निकेल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तेल से घी बनाने की प्रोसेस सब लोग जानते हैं, 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं ये। ठीक है। Cu2Cl2 सैंडमेयर रिएक्शन का। ठीक है। तो A का 2, इसमें भी A का 2, इसमें भी A का 2, इसमें भी A का 2। चलो, B का है 3, B का 3 इसमें है। इसमें अब केवल 2 आंसर फाइनलाइज हुए, ये और ये। ठीक है। और इसके बाद D का है 4, तो D का 4 इसमें भी है और केवल इसी में है। ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56 का A। 57 ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड जनरली ब्राइट कलर एग्जिबिट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, चमकीले कलर एग्जिबिट करते हैं। ठीक है ना। ठीक। और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर इजीली प्रमोटेड एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डी में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आगे पीछे होते रहते हैं, ये भी सही है ना। इनकी मूवमेंट हो जाती है, डी ट्रांजिशन भी कहलाता है, आप जानते हैं। ठीक है। और एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो और आगे प्रमोट हो जाते हैं। डी के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उनको हम और आगे प्रमोट कर देते हैं। ठीक है। तो ये सही है, एक्साइटेड स्टेट इन द लाइट। ठीक है, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका प्रॉपर रीजन भी है। तो इसका आंसर डी लगा देंगे। चलो, हाँ ठीक है, ये हमारा सवाल है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का है। और ये जो बनेगा ये तो बनेगा प्रशियन ब्लू। ठीक है। और ये बनेगा ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स, बड़ा फेमस है। ठीक है। निकेल डीएमडी के साथ बनाएगा चेरी रेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और Mn2+ जो है अपना पिंक कलर शो करेगा। ठीक है।
59 का आंसर चेक करें जरा, ए का 4, ए का 4, ए का 4, बी का 3 बराबर है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो बेटा हमसे पूछा है N2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p में कितने आएंगे। तो बना लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px बराबर पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी आपको, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं MOT के। एक तो चलता है B2C2N2 में, दूसरा चलता है O2 और F2 में। O2 और F2 में ये वाला जो सिग्मा 2pz है वो यहाँ आता है, लेकिन V2C2N2 में सिग्मा 2pz यहाँ नहीं रहता, वो यहाँ आता है। ये प्लेस के अनुसार जो है इसमें कंफ्यूजन बच्चों को होता है। हम भर देते हैं इसमें। N2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन है 13, तो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, आंसर हो जाएगा 1। Given below are two statements. NiCO4 has tetrahedral geometry, बिल्कुल ठीक है। sp3 संकरण मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन NiCO4 में, और इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा ये, क्योंकि निकिल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आता है 3d8 4s2 पर। ठीक है, और CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये तो बैक पेयरिंग करा देगा। ठीक है, तो 3d8 में जरा बैक पेयरिंग कर देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये S के 2 इलेक्ट्रॉन उठा के भी बैक पेयरिंग कर दें। अब S और P पूरा खाली हो गया। ठीक है, S और P ये पूरा खाली हो गया। ठीक है ना, तो जो CO के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे और 2 इसमें आएंगे। तो ये एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा, ये होगा जो है डायमैग्नेटिक। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। इसका आंसर होएगा सेकंड, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, स्टेटमेंट और मतलब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है वो असर्शन ए और रीजन आर दोनों दिए हुए। असर्शन ए में उसने आपको स्टेटमेंट दिया, इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। अब आप सभी जानते हो कि जो इथाइल एमीन होती है वो वाटर में सोल्यूबल होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें अच्छी खासी होती है। जबकि वो बोल रहा है कि एनिलीन इज नॉट, मतलब एनिलीन वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एनिलीन भी करता है। देखो इथाइल एमीन की जो स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 NH2, और आपके एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या है, ये वाले एनिलीन की स्ट्रक्चर है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी कर रहा है, फिर आपका एनिलीन वाटर में कम सोल्यूबल क्यों या सोल्यूबल नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि आपकी एनिलीन में जो ये बेंजीन वाला पार्ट होता है ये आपका कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से ये वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। लेकिन आपके इथाइल एमीन में देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट तो है, लेकिन वो इतना नहीं। देखो इसमें 6 कार्बन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसमें 2 कार्बन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसलिए आपका एनिलीन क्या होता है, वाटर में कम सोल्यूबल, या हम बोल सकते हैं कि सोल्यूबल नहीं होता है। तो आपका असर्शन ए कैसा है, करेक्ट है। अच्छा, रीजन वो क्या दे रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एनिलीन इज मोर देन इथाइल एमीन ना, ये जो रीजन दे रहा हूँ कैसा है, इनकरेक्ट है। क्योंकि देखो यदि मैं इथाइल एमीन की बात करूँ तो इथाइल एमीन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कितनी होगी, 3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन मैं यदि एनिलीन की बात करूँ तो देखो एनिलीन के पास भी है तो NH2 ग्रुप ही, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है वो किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, और जब रेजोनेंस में जा रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रहेगा वो किस में ज़्यादा रहेगा, आपके इथाइल एमीन में। तो आपका रीजन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ये देखना क्या दे रखा है, बोथ A एंड R करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट, बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट ना। देखो D तो वैसे नहीं होगा, A इज नॉट करेक्ट, C भी नहीं होगा। अब आंसर कौन सा बचा आपका, A और B का।
तो क्या आपका जो ए है वो आर को नहीं, आर आपका क्या ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा? तो नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, MnO4 माइनस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन इन एसिडिक टू मीडियम बट MnO4 डज नॉट। भाई MnO4 कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा ये बताओ। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जो कि हाईएस्ट है, इससे ज्यादा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही नहीं है, तो MnO4-2 डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, लेकिन MnO4 सिंगल माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जवाब होना चाहिए ड्यू टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4। दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, ये यहाँ होना चाहिए था सिंगल माइनस। ठीक है, तो ये बी आंसर इसमें हम लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 68 आपको बोल रहा है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केओएच प्रोड्यूस, मतलब आपसे वो प्रोडक्ट पूछ रहा है कि जब इथाइल क्लोराइड कौन होता है आपका? CH3 CH2 Cl, और कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ? एल्कोहलिक KOH। अब देखो इस रिएक्टेंट को देखना और इस रिएजेंट को देखना, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी? तो देखो आप सभी जानते हो कि एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या मिलता है? एल्कीन मिलती है। ये हो गया। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी कि एल्कोहलिक KOH में KOH आपका K पॉजिटिव प्लस OH माइनस में क्या होता है? डिसोसिएट होता है, तो आपका यहाँ पे बेस है ये, और जो आपका ये एल्काइल क्लोराइड है ये हो गया। तो एल्काइल हैलाइड में देखो ये आपका जो क्लोरीन है वो आपका लिविंग ग्रुप है, ये हो गया। अब इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा और ये कौन सी पोजीशन है? बीटा पोजीशन, तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। अच्छा बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा कि यहाँ CH2 और H हम मान लेते हैं, ये हो गया। अब आपका बेस यहाँ पे आएगा OH माइनस, और इस H को क्या करेगा? यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और इस सीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ एल्किन का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा OH H के साथ रिएक्शन करके क्या देगा आपको? वाटर दे देगा। अच्छा इसके अलावा देखो आपका यहाँ पे Cl माइनस बाहर निकल रहा है और यहाँ K पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? KCl। अब आपको ऑप्शन में क्या चेक करना है? कहाँ पे आपको इथेन दी हुई है, वाटर और KCl, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपका? ऐसा ऑप्शन आपका हो जाएगा C वाला। वैल्यू ऑफ N, ठीक है, N की वैल्यू देख लो भाई, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 होंगे इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक मिनट, ये कुछ है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स, SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिलिकॉन, क्लोरीन 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 और क्लोरीन, ये क्लोरीन इतना तेज खींचता है इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन पर बनता है अच्छा मस्त पार्शियल पॉजिटिव 4 बार, तो H2O यहाँ घुस जाता है बड़े इजीली अपनी लोन पेयर के साथ और हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, प्रोडक्ट होता है SiOH का होल 4, सिलिसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ये भी बिल्कुल सही है, ये तो बहुत गलत है यार। PbF4 कहाँ कोवेलेंट है? फ्लोरीन का कंपाउंड कोवेलेंट होगा, फ्लोरीन का कंपाउंड होगा आयनिक। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को तो मारो ट्रू और सेकंड को मारो फॉल्स, ये आंसर हो जाएगा बी। नेट डाइपोल मोमेंट BF3 का 0 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि BF3 होता है कैसा? पंखानुमा। ठीक है, ये इधर खिंचावट इधर खिंचावट इधर खिंचावट 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे डाइपोल मोमेंट आएगा 0। ठीक, क्योंकि शेप ही इसका होता है ट्राइगोनल, सॉरी टेट्रा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होता है, पंखेनुमा। रीजन क्या दे रहा है? अरे क्या बात है, बेस्ट। ठीक है, दोनों सही है भैया, और बढ़िया रीजन है इसका, ये लगाओ एज ट्रू बट आर एज, अरे नहीं, एज ट्रू एंड नॉट ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 74। अच्छा देखो सिक्वेंशियल रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है, बोल रहा है कंसीडर द रिएक्शन, मतलब इन रिएक्शंस को आप देखते हुए आपको क्या करना है? आंसर करना है। तो देखो सबसे पहले देखो आपको ए दिया हुआ है, फिर कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, एक्स, फिर ये टॉलरेंस रिएजेंट है सिल्वर मिरर, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे ए एक्स वाई और जेड को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो देखो उसने आपको हिंट दे रखा है, उसने आपको हिंट क्या दिया
कि उसने आपको C2H6O दे दिया और रिएक्शन के एरो पे उसने कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर दिया। अब आप सभी जानते हो कि कॉपर की रिएक्शन आपके सिलेबस में बहुत कम है, एक दो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो कॉपर और हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन कौन सी होगी? तो आपने ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पढ़ी है, और ऑक्सीडेशन वाली कौन सी रिएक्शन? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 1 डिग्री एल्कोहल से आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से कीटोन। अब सवाल ये उठता है कि चलो ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एल्कोहल है, अब कौन सा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री? तो उसने आपको हिंट दे रखा है, यहाँ पे उसने हिंट क्या दिया, यहाँ पे उसने ये टोलेन रिएजेंट दे रखा है, और टोलेन रिएजेंट आपका ओनली एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स प्रोड्यूस हो रहा है या जो एक्स प्रोडक्ट आपका है वो कौन है? एल्डिहाइड। अच्छा, अब एल्डिहाइड कैसे रहा होगा? C2H6O मतलब एल्कोहल है ये तो आपका, तो एल्कोहल कैसे हुआ? CH3CH2OH, ये एल्कोहल आपने बना लिया। अच्छा, जब आपने कॉपर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन करवाई तो आपको यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड कैसे मिलेगा? CH3CHO, ये हो गया आपका। अब देखो एक्स आपका यहाँ पे बन चुका है। एक्स के बाद क्या है कि उसने आपको हिंट दिया कि टोलेन रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, और क्या मिल रहा है आपको? सिल्वर मिरर। तो एल्डिहाइड का कंफर्मेशन आपको यहाँ से हो गया। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है? Y और Z आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो यहाँ पे OH माइनस और हीट दे रखी है। अब देखो जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में वो आपको बेस दे और हीट दे तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अच्छा, एल्डोल क्यों? क्योंकि इस एल्डिहाइड के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, और जब अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एल्डोल। अब एल्डोल में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हो कि 2 मॉलिक्यूल वहाँ पे यूज होते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल कैसे यूज होंगे कि एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन मिलके क्या करेंगे? वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे हीट दी है, और हीट दिए तो कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो मैं दूसरे मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिख रहा हूँ कि उसके अल्फा हाइड्रोजन सामने आ जाए और वहाँ से हम इजीली क्या निकाल दें? वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये इसका ऑक्सीजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन कुल मिला के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ये प्रोडक्ट हो गया आपका। अच्छा, तो ये क्या मिला आपको? Y मिल गया, ये हो गया। अब देखो आपको क्या करना है? Z बताना है। अब देखो Z वाली रिएक्शन के एरो पे उसने जो रिएजेंट दे रखा है वो क्या आपका? सेमी कार्ब एजाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हो गया। अब देखो सेमी कार्ब एजाइड के साथ आप जब रिएक्शन कराते हो तो वहाँ पे सेमी कार्ब जोन आपको मिलता है। तो देखो इसमें रिएक्शन कैसे कराओगे इसके साथ में कि ये आपका यहाँ पे देखो इसको इस टाइप से लिख देता हूँ मैं, NH2 NHCO NH2, ये हो गया। अब देखो इसका ऑक्सीजन और इसके H2 निकल के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? सेमी कार्ब जोन। तो किस टाइप से दिखेगा कंपाउंड आपको? CH3 CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ये हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? सेमी कार्ब जोन। अब आपको ये चेक करना है कि A, X, Y एंड Z कौन है। तो देखो A वाला जो आपका कंपाउंड है वो कौन है? आपका एल्कोहल है, और एल्कोहल का नाम क्या है इसका? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। तो ऐसे ऑप्शन कौन से हैं जिनमें इथेनॉल आ रहा है? A और B में तो नहीं आ रहा, मतलब आंसर आपका कौन सा जाएगा? C और D में से। ये आपका कौन है? इथेनॉल, ये हो गया। अच्छा, X वाले कंपाउंड का नाम क्या आपका? एसिटाल्डिहाइड। तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ये हो गया। तो एसिटाल्डिहाइड दोनों में दे रखा है। अच्छा, उसके बाद Y के ऊपर आ जाओ। Y का जो IPC नोमेनक्लेचर यहाँ पे कर रखा है उसने, क्या होगा यहाँ? ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे क्या यूज करोगे? L। तो यहाँ पे कौन सा है? ब्यूट 2 इन 1L, ठीक है, ब्यूटेनॉल ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? Y वाला। और Z में देखो, Z में उसने क्या दे रखा है? सेमी कार्ब जोन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? C वाला। ये ठीक है। PCl5 हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। BF3 हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। इन दो से ही सर्च कर लो यार। A का 2 नहीं, A का 4, सॉरी, A का 4, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। और D का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 बोला केनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दैट मींस सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो केनिजारो रिएक्शन। कुल मिला के आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन 4 दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में जो 4 कंपाउंड है उनमें से कौन सा केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। अब केनिजारो रिएक्शन का जो कंसेप्ट क्या होता है कि उस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के आपको क्या करना है? कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और चेक करो कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो रिएक्शन शो
कर देगा। तो चारों कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है कि बेंजीन है, बेंजीन से CHO जुड़ा हुआ है। एसिटाल्डिहाइड CH3 और CHO ये हो गया। एसीटोन CH3 CO CH3 ये एसीटोन हो गया। पेंटेनॉन, तो पेंटेनॉन कैसे रहेगा 5 कार्बन CH3 CH2 CH2 CO CH3 आपका पेंटेनॉन हो गया। अब इसमें चेक कर लो कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो ये आपका CHO है, इस CHO के रेस्पेक्ट में ये जो अल्फा पोजीशन है, क्या आपको यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा कंपाउंड आपका केनेजाउर रिएक्शन शो करेगा? ए वाला। तो आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ए वाला। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। इनको तो बनाना पड़ेगा, उसको भी बनाना पड़ेगा, उसको भी बनाना पड़ेगा। अरे वाह, Ma3B3, ठीक है। इसके दो बनते हैं, एक तो बनता है FAC फैक और एक बनता है मेरिडायोनल। ये तो रटा रटाया है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, NCERT में दिया हुआ है और बड़े फेमस है। जब भी कोऑर्डिनेशन का सवाल आता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि Ma3B3 में जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। द वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद मेथनॉल इज। देखो वो आपसे बोल रहा है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कौन सा आपका CH3 CH2 ये आपका मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड ये हो गया। उसकी रिएक्शन वो करवा रहा है आपके मेथनॉल से। मेथनॉल कौन है? CH3OH। और वो आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है कि वो प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो आपको यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, कौन आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पे मेथनॉल दिया हुआ है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी रिएक्शन आपने पढ़ी है, ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है वही आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एसिड बेस रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उस टाइप से। तो मेरे को बताना कि एल्कोहल वाले जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आपका यहाँ पे मेथनॉल कैसे बिहेव करेगा? एज ए एसिड, और जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद कैसे बिहेव करेगा? एज ए बेस, और जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो देखो आप सभी जानते हो कि जितने भी रिएक्शन होती है उन सभी रिएक्शन में जो सबसे फास्ट रेट होता है वो एसिड बेस रिएक्शन का होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? एसिड बेस। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इनेक्टिव चार्ज क्या करेगा? इस H को ले लेगा जो आपको यहाँ से मिलेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 CH3, मतलब किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्केन का। और एल्केन में कौन आपका? ये इथेन। तो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इथेन है? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 है। इन द रिएक्शन AR मतलब डायजोनियम सोल्ट दिया हुआ और ऊपर कॉपर HCl दिया हुआ और प्रोडक्ट बना के दिया, मतलब रिएक्शन का वो नेम आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो, देखते हैं आपको ये रिएक्शन याद आ गई, कौन सी रिएक्शन है? सैंडवेयर रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी फॉर्म्ड एक्सिस KCN इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। चलो देखो करके देखो ऐड भाई, CuSO4 प्लस KCN एक्सिस, ठीक है। तो K तो रखेगा पॉजिटिव और CuCN जाएगा एट द एंड, ठीक है। जो कंपाउंड बनते हैं, एक्चुअल दो तरह के कंपाउंड बनते हैं ये। एक तो बनता है K2CuCN का होल 4, एक तो ये बनता है, और कुछ कुछ बुक्स के हिसाब से बनता है K3-Kukan 4, ठीक है। तो देखो अब दोनों ऑप्शंस होने चाहिए, अगर दोनों ऑप्शंस होते तो फिर ये बेस्ट है, ठीक है। अब ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें है नहीं, तो ये फिर आप इसको टिक करिए, यानी कि ये वाला, ठीक है। KCN के एडिशन पे दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक तो बनता है K2CuCN4, दूसरा बनता है K3CuCN4। बुक्स में दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर इसको हमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2- है, यानी कि K2 यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा C। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 82 क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पिरिमिडीन बेसेस आर प्रेजेंट इन DNA। मतलब देखो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो, क्या पूछ रहा है? पिरिमिडीन बेसेस, ये हो गया। और इन DNA में पूछा, ये हो गया। तो देखो DNA में जो आपके बेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका प्यूरिन और एक कौन सा होता है?
पायरिमिडीन। ठीक है, अब देखो प्यूरिन में जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, एडेनिन और गुआनिन, ये बेस होगी। अच्छा, पिरिमिडीन में कौन कौन होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, उसने पूछा क्या पिरिमिडीन, पिरिमिडीन कौन सा, ये वाला, और पिरिमिडीन में डीएनए पूछा है, तो डीएनए में कौन कौन से होता है, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में। तो आपको ये ऑप्शन चेक करना है कि जहाँ साइटोसिन और थाइमिन दे रखा, तो साइटोसिन और थाइमिन, ऐसा कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 क्वेश्चन बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मतलब कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है। तो लिस्ट 1 में आपको उसने कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उन कंपाउंड के बायोमोलिक्यूल की फॉर्म में आप जो नेम लिखते हो वो आपको बताने हैं। तो लिस्ट 1 में जो 4 कंपाउंड दे रखे हैं वो कौन कौन से, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज और एरिथ्रोज। तो देखो सबसे पहले ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर आपकी होती है वो किस टाइप की होती है आपकी, CHO, यहाँ पे HOH, HOH, HOH और आपका HOH, ये आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज की बना लेते हैं। तो फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर रहेगी CH2OH, CO और 3 कार्बन आपके इस टाइप से, इधर CH2OH, ठीक है, HOH, HOH और यहाँ पे HOH। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है वो किसकी, आपकी फ्रक्टोज की। उसके बाद राइबोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CHO। अच्छा, राइबोज में टोटल कार्बन कितने होते हैं आपके, 5 कार्बन होते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 वाला आपका ये यहाँ पे H OH OH और OH, ये किसकी स्ट्रक्चर आपकी, राइबोज की। बच कौन सा गया आपका, एरिथ्रोज। तो एरिथ्रोज की जो स्ट्रक्चर होती है कौन सी होती है, CHO, ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, एरिथ्रोज की। तो चारों जो कंपाउंड दे हुए हैं उनके आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। अब देखो इसमें चेक कर लो कि जो आपका ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज से स्टार्ट करो। ग्लूकोज जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में चेक करो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है और टोटल कार्बन कितने, 6। तो इसका जो बायोमोलिक्यूल की फॉर्म में आप नाम लिखते हो वो क्या लिखते हो, एल्डोहेक्सोज। तो आपका जो यहाँ पे ग्लूकोज से मैच करेगा वो कौन सा हो जाएगा, एल्डोहेक्सो, मतलब 4 वाला, ये हो गया। उसके बाद फ्रक्टोज को चेक कर लो। तो फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपका, कीटोन। तो इसका नाम क्या रहेगा, कीटोहेक्सोज। तो कीटोहेक्सोज आपको सेकंड में दिया हुआ, तो ये आपका फ्रक्टोज और ये इसमें कीटोहेक्सोज, ये हो गया। इसके बाद में राइबोज को चेक कर लो। अब देखो राइबोज में 5 कार्बन है और जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, आपका एल्डिहाइड। तो इसका नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, एल्डोपेंटोज। तो एल्डोपेंटोज कौन सा आपका, ये फर्स्ट वाला, ये हो गया। बच कौन सा गया आपका, एरिथ्रोज। तो एरिथ्रोज में जो आपके कार्बन है कितने, 4 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा हो जाएगा आपका एरिथ्रोज में, एल्डोटेट्रोज, ये हो गया आपका। तो हमारा जो आंसर है वो मैच कर लो इसमें कि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में क्या आना चाहिए आपका, फ्रक्टोज में आपका आएगा सेकंड यहाँ पे। राइबोज बी में आपका आएगा 1, ये हो गया। ग्लूकोज सी, ग्लूकोज में आपके आएगा 4, ये हो गया। और डी एरिथ्रोज, एरिथ्रोज में आपके आएगा 3rd। तो 2 1 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 1 4 और 3rd, मतलब हमारा आंसर जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 आपसे बोल रहा है एल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन कैन प्रोड्यूस ईथर एज वेल एज एल्कीन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो देखो अभी बताओ ये स्टेटमेंट कैसा सही है, क्योंकि यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन कराओ डिहाइड्रेशन वाली, है ना, तो वहाँ पे यदि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज करने पे आपके प्रोडक्ट भी कैसे होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला एल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH। अब यदि मैं इसका डिहाइड्रेशन कराऊँ, मतलब H पॉजिटिव और जो भी आपका सोर्स रहे, जैसे H2SO4 ले लिया, सेम इसमें भी H पॉजिटिव और H2SO4। अब देखो यदि वो टेम्परेचर लिख के दें तो आप इजीली वहाँ पे क्या कर सकते हो, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन यदि वो टेम्परेचर आपको एग्जैक्ट मेंशन करे कि यहाँ पे मान लो आपका टेम्परेचर है 413 केल्विन और यहाँ पे आपका 443 केल्विन, अब उसने टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे दी है। अब जब टेम्परेचर की वैल्यू दे दी है तो आप वहाँ पे सभी में
एल्किन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट क्या होंगे, चेंज होंगे। तो 413 केल्विन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे ईथर बनता है। तो ईथर कैसा होता है, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया। लेकिन आप यदि 443 केल्विन पे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको एल्किन मिलेगी, और एल्किन कौन सी रहेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मेरे को बताना, जो आपका एल्कोहल का डिहाइड्रेशन इस रिएक्शन में हो रहा है उसमें आपका ईथर का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्किन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो आपका कैसा है, सही है। अच्छा, स्टेटमेंट 2, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। मतलब कार्बोनियम आयन से क्या मतलब है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है। तो देखो उसने जनरली इस स्टेटमेंट को यूज किया है, उसने यहाँ ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें सभी रिएक्शन में आपके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जब ईथर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें तो वहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो उसने इन जनरल यहाँ पे यूज किया। तो जनरली हम इस स्टेटमेंट को क्या मान सकते हैं, करेक्ट मान सकते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी आपका कैसा करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 बोला, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज। मतलब आपका जो इथेन वाला कंपाउंड है उस कंपाउंड के कन्फर्मेशन की उसने यहाँ पे बात की है। तो उसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के बारे में आपको बताना। तो ABCD चारों ऑप्शन है, उनको चेक कर लो। और उसने क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। ये बोला कि द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज टॉर्शनल स्ट्रेंथ। तो देखो पहले एक बार एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म बना लेते हैं। देखो इथेन जो आपका होता है कैसा होता है, CH3 ये आपका इथेन है। तो आप कन्फर्मेशन कैसे बनाओगे, देखो इस टाइप से दोनों कार्बन है, एक फ्रंट और एक क्या हो जाएगा बैक वाला। तो यहाँ पे सब जगह क्या लगेंगे आपके, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई वो कौन सी आपकी, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर ये होगी। अच्छा, स्टैगर्ड में क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा और रोटेशन होकर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये वाली। सभी जगह क्या लगे हुए, हाइड्रोजन, ये हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आपने कौन सी बनाई, स्टैगर्ड, ये हो गया। अब देखो ऑप्शन ए को दोबारा पढ़ना। वो बोल रहा है कि द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल। मतलब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन लेस स्टेबल होता है, नहीं, गलत है। क्योंकि आपका जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन है उसमें आपका टॉर्शनल स्ट्रेंथ भी क्या है, कम है, और वांडरवाल स्ट्रेंथ भी क्या है, कम है। हालांकि वांडरवाल में तो यहाँ पे ग्रुप ज़्यादा बल्कि नहीं है, लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल कम है। अच्छा, टॉर्शनल स्ट्रेंथ क्या होता है कि बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है आपका टॉर्शनल। जैसे मैं इक्लिप्स की बात करूँ तो इक्लिप्स में जो आपकी ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इसी रिपल्सन का नाम क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेंथ। अच्छा, ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वान डेर वाल स्ट्रेंथ, ये हो गया। तो मेरे को बताना इक्लिप्स जो फॉर्म है उसमें जो एंगल वो कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, और जब 0 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे रिपल्सन भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। लेकिन जो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म है यहाँ पे जो एंगल वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, और जब 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे रिपल्सन 0 से तो क्या रहेंगे, कम ही रहेंगे, दूर है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्सन क्या होते हैं, कम होते हैं, और इसी वजह से स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी उसने ज़्यादा बता रखी है और रीजन क्या दे रखा हो कि उसमें टॉर्शनल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। तो ए में तो ऐसा नहीं है, तो ए तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। बी, द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। ना, इक्लिप्स स्टेबल ज़्यादा हो नहीं सकता, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सी में आ जाओ, द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। ना, ये भी कैसे हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत। अच्छा, आंसर कौन सा जाएगा, डी वाला। डी क्या बोल रहा है, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, सही है, मोर स्टेबल होता है इक्लिप्स कन्फर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेंथ। तो सही बात है, आपकी जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें कोई टॉर्शनल स्ट्रेंथ नहीं होता है, कम ही मान सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 क्या बोला, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब 3 कार्बोनाइन आपको दिए हुए, विल बी इन ऑर्डर। मतलब आपको 3 कार्बोनाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है। तो देखो तीनों कार्बोनाइन को एक बार ड्रॉ कर लो। कैसा आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2
C नेगेटिव और CH3 CH2 नेगेटिव। अब देखो, जब भी कार्बोनाइन की बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी हो तो सबसे पहले क्या करो, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो और स्टेबिलिटी का आप रिवर्स वहाँ पे कर दो। तो देखो, तीनों कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करना। अब देखो, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि इस कार्बोनाइन से ये वाला जो कार्बन जुड़ रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। इस वाले कार्बन से जो ये कार्बन जुड़ रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब आप सभी जानते हो कि जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो क्या होती है आपके, प्रोपोर्शनल किसके, परसेंट एस करेक्टर। यदि परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा है तो उस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी आपकी, ज़्यादा रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंट एस करेक्टर है, देखो इसमें कितने 50% एस करेक्टर, इसमें कितने रहेंगे आपके, इसमें आपके रहेंगे 33.33 और इसमें कितने रहेंगे 25%, ये हो गए। तो सबसे ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर कहाँ है, आपके फर्स्ट वाले में है, उसके बाद सेकेंड वाले में और सबसे कम किसमें, थर्ड वाले में। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या आएगा आपका, कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की, उसके बाद सेकंड की और सबसे कम थर्ड की। अब बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी, तो इसका रिवर्स ऑर्डर आप अरेंज कर दो। तो रिवर्स ऑर्डर जो क्या आएगा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, पूछा गया उसने आपसे बेसिक स्ट्रेंथ, ये हो गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी सबसे ज़्यादा रहेगी थर्ड वाले की, उसके बाद सेकेंड की और सबसे कम किसकी रहेगी, फर्स्ट वाले की, ये हो गया। तो हमारा जो आंसर अरेंज होगा वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें थर्ड सबसे आगे हो, तो थर्ड, सेकेंड और वन, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोला SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो आप सभी जानते हो कि SN2 रिएक्शन में कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन होता है। तो स्टेटमेंट कैसा आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोला CH3 इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। सही है, डार्क बॉटल में हम स्टोर करते हैं। एज इट विल रिड्यूस ना, ये वाला वर्ड उसने क्या कर लिया, यहाँ पे गलत यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस या रिडक्शन ना होकर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए था आपका, ऑक्सीडेशन। अच्छा देखो कैसे होता है कि आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है, उस क्लोरोफॉर्म को यदि आप ओपन या खुला रख दो तो O2 के प्रेजेंस में, और यदि लाइट है तो वहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका, कि इस क्लोरोफॉर्म को ये COCl2 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है, COCl2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो उसने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, रिड्यूस। तो कैसा हो जाएगा, आप गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा, चेक करो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। नहीं, ये आंसर नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो हमारा आंसर जो रहेगा 82 का वो क्या रहेगा, बी वाला। तो बेटा नेक्स्ट सवाल है हमारा 89, जिसमें हमसे पूछ रहा है, ये 4 कैटाइन दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन व्हाइट पीपीटी बनाएगा डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है भाई, देखो ऐसा है कि पूरी जिंगल समझ लो, सबसे नहीं, सबसे तो छोड़ दो, आगे होंगे दिल वाले पंजाबी। ठीक है, डाइल्यूट HCl से जो रिएक्ट करते हैं, एक तो पंजाबी और यहाँ एक AG, दो तो रिएक्ट ही करेंगे, एक तो ये रिएक्ट करेगा, एक ये रिएक्ट करेगा, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट HCl से अगर कर भी गए तो Mn बनाएगा पिंक कलर का MnCl2। ठीक है, और जिंक हालांकि व्हाइट बनाता है, पर जिंक Zn2+ डाइल्यूट HCl से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो बड़े फेमस हैं जो रिएक्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बाकी दो व्हाइट पीपीटी बनाएंगे ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ।